अस्सलाम वालेकुम गाइज़ एंड वेलकम टू अबाबील। दोस्तों JF-17 थंडर सिर्फ एक फ़ाइटर जेट नहीं है बल्कि पाकिस्तान एयर फोर्स के एक सफ़र की पूरी दास्तान है कि पाकिस्तान ने कैसे चीन के साथ मिलकर इसे बनाया, इसे डिज़ाइन किया, फिर वक्त के साथ साथ इसमें मॉडिफिकेशंस की, इस तैयारे को दूसरे ममालिक को बेचा, इसके जदीद तरीन वेरिएंट्स बनाए जो कि ब्लॉक 1 से लेके ब्लॉक 3 तक हैं। ब्लॉक 3 इस फाइटर जेट का अब तक का सबसे जदीद तरीन वेरिएंट है और खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान के इस फाइटर जेट की कामयाबी का यह सफ़र ब्लॉक 3 तक आकर रुक नहीं गया और अब भी जारी है। पाकिस्तान अब इस एयरक्राफ्ट को मज़ीद जदीद तरीन बनाने का सोच रहा है और शायद इस पर काम भी शुरू हो चुका है और इस फाइटर जेट का नेक्स्ट वेरिएंट या नेक्स्ट JF-17 थंडर पिछले तमाम JF-17 थंडर से जदीद तरीन होने वाला है। पाकिस्तान ने JF-17 थंडर के हवाले से एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसे JF-17 PFX प्रोग्राम कहते हैं। इस प्रोग्राम के बारे में पाक फ़ज़ाइया ने रिसेंटली पब्लिश की गई ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की वीडियो में रिवील किया है, लेकिन इस बारे में करंटली अनक्लियर है कि स्पेसिफिकली ये प्रोग्राम है क्या। तमाम JF-17 PFX की अनाउंसमेंट से कंफर्म हो गया है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की इंडक्शन कंप्लीट होने के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स इस फाइटर जेट के बारे में और भी प्लान रखती है और वो प्लान क्या हो सकता है, इसे समझने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि JF-17 थंडर की मौजूदा सूरत हाल क्या है और चीन का इस एयरक्राफ्ट में वर्क शेयर कितना है। दोस्तों JF-17 थंडर पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक वर्क हॉर्स मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसके इंडक्शन से लेकर अब तक 170 के करीब ये फाइटर जेट बिल्ट हो चुके हैं, जिनमें 50 ब्लॉक 1, 62 ब्लॉक 2, 26 डुअल सीट और 30 ब्लॉक 3 शामिल है और ये सिलसिला अभी भी जारी है। जैसा कि पाकिस्तान एयरफोर्स का प्लान है कि ऐसे 200 यूनिट बनाने हैं। तमाम दूसरी तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स ने JF-17 की प्रोडक्शन के लिए पैक यानी कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में भी सरमायाकारी कर रखी है और चीन की एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना के साथ जो वर्क शेयर एग्रीमेंट है वो ये है कि इस एयरक्राफ्ट का 58% एयर फ्रेम पाकिस्तान बना रहा है, जिसमें स्पेशली इस फाइटर जेट का फ्रंट फ्यूजलाज, वर्टिकल स्टेबलाइजर्स और विंग्स शामिल हैं, जबकि बाकी का 48% हिस्सा एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना से इंपोर्ट किया जाता है और सारा असेंबल पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में किया जाता है और इस तैयारे की मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग भी पाकिस्तान एरोनॉटिकल खुद करती है। तो मेजर ओवरहेड होने के नाते पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो सोचा था, जो एक्सपेक्ट किया था कि JF-17 थंडर काफ़ी ऑर्डर्स जनरेट करेगा, लेकिन इस तरह हो नहीं पाया। JF-17 कोई बड़ा ऑर्डर हासिल नहीं कर पाया। नाइजीरिया और म्यांमार की मामूली ख़रीदारी के अलावा अज़रबैजान ने कितने JF-17 थंडर ऑर्डर किए हैं ये भी कंफर्म नहीं है। तमाम पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस तरह सोचा था कि वो ग्लोबल मार्केट में डेंट डाल पाएगा, इस तरह हुआ नहीं है। तो इन कमर्शियल टर्म्स देखा जाए तो JF-17 ने वो मुनाफा या टर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हासिल नहीं की जिसकी पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस प्रोग्राम को शुरू करते वक्त तवक्के की थी। और दुनिया की हर फोर्स जो भी त्यारा बनाती है वो चाहती है कि वो दूसरे ममालिक को बेचकर इससे पैसे कमाए ताकि अपने आप को मज़ीद मजबूत किया जाए। लेकिन ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव से JF-17 थंडर एक वैल्यूएबल एसेट है और पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए इंतहाई अहम भी है। ये एक ऐसा फाइटर जेट है जो पाकिस्तान एयरफोर्स को गो टू फाइटर सोल्यूशन देता है, क्योंकि ये फाइटर जेट नई टेक्नोलॉजी को इंडक्ट भी कर सकता है और अफोर्ड भी कर सकता है। जैसा कि इस JF-17 थंडर में चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, रशियन टेक्नोलॉजी, अमेरिकन टेक्नोलॉजी और पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी और कुछ हद तक टर्किश टेक्नोलॉजी के वेपन्स और सेंसर्स इंटीग्रेट किए गए हैं और ये काम दुनिया का हर त्यारा नहीं कर सकता। आप रशियन टेक्नोलॉजी के साथ आसानी से अमेरिकन टेक्नोलॉजी मर्ज नहीं कर सकते, कंपैटिबल नहीं होगा। और सेम इसी तरह चाइनीज़ टेक्नोलॉजी में अमेरिकन टेक्नोलॉजी मर्ज नहीं कर सकते, कंपैटिबिलिटी का मसला आएगा। लेकिन पाकिस्तान ने इसको ऐसे डिज़ाइन किया है कि इसमें हर किस्म की टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट हो सके। जैसे कि इसका इंजन रशियन है और एवियोनिक्स पाकिस्तानी, चाइनीज़ और अमरीकी और टर्किश भी हैं। मतलब ये फाइटर जेट आसानी से किसी भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की सलाहियत रखता है, वो चाहे किसी भी मुल्क से हो, और ना सिर्फ सलाहियत रखता है बल्कि मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी के साथ परफॉर्म भी कर सकता है। तो स्पेशली जब आप नया फाइटर जेट अपनी फ्लीट में अफोर्ड नहीं कर सकते तो JF-17 ऐसा त्यारा है जो आपकी ज़रूरत को पूरी कर सकता है। अगरचे पाकिस्तान एयरफोर्स ने J-10C ख़रीदा है और J-31 हासिल करने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन ऐसे बिग टिकट प्रोग्राम हमेशा ख़तरे में रहते हैं और जेब पर भी भारी पड़ रहे होते हैं, ख़ासकर तब जब आपकी इकॉनमी की हालत फटी हुई शलवार जैसी हो। तो ऐसे में JF-17 थंडर और इसी तरह का नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट ही आपके दिफा को पूरा करेगा।
اب صورتحال یہ ہے کہ جب پاکستان ایئر فورس کے تھنڈر ایکوائر کرنے کا ٹارگٹ پورا ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے چین کی ایویشن انڈسٹری بھی جو 48% پارٹس دے رہی ہے یا جو ورک شیئر کر رہی ہے اس کو بھی ختم کر دے، کیونکہ JF-17 اسمبل پاکستان خود کر رہا ہے، اس ایئر کرافٹ کی اوور ہالنگ پاکستان خود کر رہا ہے، ریپیئر خود کر رہا ہے۔ تو جب بلاک 3 کے تمام انڈکشن کے بعد اس سیریز کا نیا ایئر کرافٹ انڈکٹ نہیں کیا جائے گا تو چائنیز ایویشن انڈسٹری کی ضرورت ہی کیوں پڑے گی؟ تو ایسے میں ہم دیکھتے آئے ہیں کہ پاک ایئر فورس ہمیشہ کی طرح آگے کا سوچتی ہے۔ پاکستان ایئر فورس 2030 کی پلاننگ کر رہی ہے، کیونکہ 2030 تک پاکستان کے JF-17 تھنڈر کے بلاک 1 کا لائف سپین پورا ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے پاکستان ایئر فورس کو ایک قابل بھروسہ سلوشن کی ضرورت ہے کہ کیسے JF-17 بلاک 1 کو مرحلہ وار ختم کر کے اس پرانے ہوتے طیارے کی جگہ کون سی ابھرتی ٹیکنالوجی کے ساتھ کون سا طیارہ انڈکٹ کیا جائے گا۔ آپ کو بتا دیں کہ JF-17 تھنڈر کی ایئر فریم کی جو لائف ہے وہ 3000 گھنٹے ہے، اور ہر طیارہ ہر سال اگر 150 سے 200 گھنٹے پرواز کرتا ہے تو JF-17 کا یہ لائف سپین 15 سے 20 سال بنے گا، اور بلاک 1 کو 2030 میں انڈکٹ کیے ہوئے 20 سال ہو جائیں گے، اور اس کے ایئر فریم کی لائف ختم ہو جائے گی۔ تو یہ سچویشن پاک ایئر فورس کے سامنے دو راستے رکھتی ہے، ایک بلاک 1 کو کسی نئے فائٹر جیٹ سے ریپلیس کرنا، اور دوسرا JF-17 بلاک 1 کے ڈیزائن میں کمپریہنسو اپ گریڈ کرنا تاکہ اس کا لائف سپین بڑھ جائے۔ پہلے آپشن کی طرف پاک ایئر فورس کے جانے کے چانسز کم ہیں، کیونکہ بات وہیں اکنامک ایشوز کی طرف آ جائے گی کہ ایک نیا فائٹر جیٹ بلاک 1 کو ریپلیس کر سکے۔ اور دوسرا آپشن پاکستان کو اچھے سے کرنا آتا ہے، کیونکہ پاکستان میراج طیاروں کی بھی لائف سپین بڑھا چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نئی وارفیئر ٹیکنالوجی بھی اس ایئر کرافٹ میں شامل کرے گا۔ اس میں جدید ترین ایویونکس، سینسرز، انجنز اور دوسری کیپیبلٹیز اپ گریڈ کی جا سکتی ہیں۔ ایک اور پاسبلٹی بھی ہے، وہ یہ کہ پاکستان JF-17 تھنڈر کا بالکل نیا ویریئنٹ ڈیولپ کر لے، وہ بھی ایڈوانس فیچرز کے ساتھ، جیسا کہ جدید ترین ویپن سسٹم اور اسٹیلتھ کیپیبلٹیز کے ساتھ۔ یہ بھی بالکل ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ PFX پروگرام ایسا پلیٹ فارم ہو یا ایسا پروگرام ہو جو پاکستان ایئر فورس کے فیوچر فائٹر جیٹس کے لیے نئی ٹیکنالوجی ٹیسٹ اور انٹیگریٹ کے لیے استعمال کیا جائے، یعنی کہ پاکستان کوئی نئی ٹیکنالوجی ڈیولپ کرے، اسے ٹیسٹ کرنے کے لیے PFX پروگرام رکھا گیا ہو، جیسا کہ اکثر انالسٹ اس پروگرام کو پاکستان فائٹر ایکسپیریمنٹل پروگرام کا نام دے رہے ہیں۔ تاہم پاکستان ایئر فورس کی جانب سے اس پروگرام کے بارے میں ریویل کرنا ابھی باقی ہے، اور جو پاسبلٹیز میں نے بتائی ہیں انہی میں سے کوئی ایک ضرور ہوگی۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔